हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। इस साथ क्लास में साथी बात करेंगे बिहार के प्राचीन इतिहास की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरा मैराथन क्लास। इस क्लास में संपूर्ण बिहार प्राचीन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे और यहाँ से करने के बाद परीक्षा में आपके सीधे सीधे 5 से 7 प्रश्न बनेंगे। तो परीक्षा में पूछा जाने वाला सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ है इस क्लास में, तो बने रहिएगा। अंत तक पूरे क्लास को अच्छे से देखिएगा और नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने साथी तक शेयर कर लीजिएगा। और एक क्लास में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा आपका बिहार का जो है प्राचीन इतिहास इसमें। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करेंगे आज के अपने क्लास को। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम आगे देखेंगे बिहार एक संक्षिप्त परिचय। तो कंप्लीट बिहार को यहाँ से देखते हैं, आगे पढ़ेंगे साथियों। तो देखिएगा कि यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बिहार एक संक्षिप्त परिचय। सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके इसमें कवर अप होंगे, वन बाय वन करके सारे हम देखेंगे। नामकरण की अगर हम बात करें बिहार की, तो 12वीं शताब्दी के अंत में चांद है उदंतपुरी के समय में जो है बौद्ध बिहार जो थे, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। ठीक है, जो कालांतर में बिहार नाम से प्रचलित हो गया। तो पहला तो बिहार के नाम से ही ये पॉइंट हमें याद रखना है कि बिहार नाम जो है क्यों पड़ा, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, ये बौद्ध बिहारों की जो अधिकता थी उसके वजह से इसका नाम पहले बिहार पड़ा और फिर अंत में जाके बिहार इसका नाम पड़ा। क्षेत्रफल की बात करेंगे साथियों, तो देखेंगे आपका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और बिहार का कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना है कि 2.86% है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वो भारत देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये पॉइंट आपसे कई बार पूछा जा चुका है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके इसमें कवर होंगे। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करेंगे 173 फीट। ठीक है, लगभग 53 मीटर के आसपास आपका जो है इसकी ऊंचाई है। और राजधानी बात करेंगे तो आपकी राजधानी यहाँ से बिहार की पटना हो जाएगी। बात करेंगे भौगोलिक स्थिति की, उसके बाद से मैप भी हम लोग देखेंगे। तो भौगोलिक स्थिति एक बार देख लीजिए। 24 डिग्री जो है 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट का ये उत्तरी अक्षांश तक एक्सपेंशन है इसका। फिर 83 डिग्री से लेकर इधर 88 डिग्री तक पूर्वी देशांतर में ये मध्य उत्तर भारत में जो है गंगा बेसिन में ये स्थित है। बात करेंगे अगर अपने बिहार की साथियों, तो बिहार कुछ इस तरीके से अपने भारत के नक्शे पर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका ये पोर्शन बिहार, और इस बिहार को हम जूम करेंगे तो फिर देखेंगे अपना जो बिहार है किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बिहार की अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ आपका इधर नेपाल देखने को मिलेगा, एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश, एक तरफ पश्चिम बंगाल। ठीक है, और नीचे जो है आपका कौन सा, झारखंड। ध्यान दीजिएगा आपका छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ जो है बिहार से सीमा नहीं बनाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा राज्य है ऑप्शन में देके जो बिहार से सीमा नहीं बनाता है, तो आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो आपका एक तरफ नेपाल हो गया, उत्तर प्रदेश और झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऊपर साइड के अगर जिलों की बात करें देखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, सीवर की बॉर्डर नहीं है, बीच में है। फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, और इस साइड के जिले की बात करेंगे तो आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार है ना। और इसी तरीके से झारखंड से रिलेटेड आपके जो सटे जिले हैं आपका यहाँ से देखें तो नीचे के जिले सारे के सारे आपके क्या झारखंड से, और इस साइड के आपका उत्तर प्रदेश से। मेन आपके अन्य जो पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख के चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में इसका 12वां स्थान है सबसे बड़े राज्य के तौर पे। कुल जनसंख्या द्वारा 11 के अनुसार व्यक्ति में ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो पॉइंट आपको रिलेवेंट है वो हम बताते चलेंगे, जिसको स्किप करना है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे पॉपुलेशन एग्जैक्ट नहीं पूछता है ये कितने लाख कितनी पॉपुलेशन, तो 3 पॉइंट आप स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला क्या कह रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर जो 2001 से 2011 के बीच में रहा है वो 25.07% आपको देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग है ये। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है ये जनसंख्या घनत्व बिहार का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात की बात करेंगे तो ये भी आपसे पूछा जाता है, 916 लिंगानुपात है। साक्षरता दर ये भी ध्यान रखिएगा, 63.82 का टोटल आपका है। महिला साक्षरता आपका 53.33%। पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो 73.39%। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। पूरी क्लास करने के बाद से आपके अब यहाँ से जो प्रश्न गलत नहीं होंगे, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स आपको इस एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, कह रहा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर आपका एक है पटना, ठीक है। सर्वाधिक सघन, जहाँ पे घनत्व सबसे ज़्यादा है, वो आबादी वाला शहर भी, ठीक है। आपका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्वाधिक सघन घनत्व आबादी वाला, तो ध्यान दीजिएगा आपका हो जाएगा क्या, ये शिवहर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जो है, सर्वाधिक वृद्धि दर का रिकॉर्ड करने वाला जिला आपका मधेपुरा। सबसे कम वृद्धि रिकॉर्ड जो दर्ज करने वाला जिला आपका गोपालगंज। सर्वाधिक आप लिंगानुपात की बात करें, सबसे कम लिंगानुपात की, तो आपका भागलपुर और मुंगेर में। और सर्वाधिक जो लिंगानुपात है बिहार राज्य में, वो आपके गोपालगंज जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या आ रहा है इसमें कि सब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका रोहतास, लगभग 75.59% के साथ, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया। ये दो जिले याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है वो तीसरा है, ठीक है, ठीक है। तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा पॉपुलेशन से, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कौन सा, 12वां स्थान। ये सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसमें हमने क्या क्या बताया आपको, साक्षरता बताया, लिंगानुपात बताया, ठीक है, और उसके साथ साथ घनत्व बताया, आपका क्षेत्रफल वाला जिला बताया, सारे सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। अब देख लीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके मैप के माध्यम से भी दिखाते हैं हम आपको। सबसे पूर्वी जिला की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला आपका तो किशनगंज आपका सबसे पूर्वी जिला। सबसे पश्चिमी जिला आपका बिहार राज्य का तो कैमूर हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला आपका गया। कुछ इस तरीके से अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। देखेंगे ईस्टर्न मोस्ट आपका डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेगा किशनगंज ये साइड, ठीक है। और सबसे उत्तरी आपका जिला तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बाकी दो अन्य जिले भी देख लीजिए, जैसे कि आपका सबसे वेस्टर्न वो उत्तरी जिला भी हमने देखा ऊपर, ध्यान दीजिएगा, सादा हमने उसको पश्चिमी बोल दिया। ये आपका उत्तरी जिला है, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला नॉर्दर्न वाला पश्चिमी चंपारण। और पश्चिमी आपका जो है आपका ये हो जाएगा कैमूर, ठीक है, कैमूर हो जाएगा। और एक और आपका बच रहा है कौन सा, सबसे साउथ मोस्ट, तो आपका दक्षिण वाला क्या हो जाएगा, गया जिला आपका हो जाएगा। तो ये कुछ आपके डिविजन्स हैं। गंगा नदी आप जानते हैं बीचों बीच से होकर प्रवाहित होती है ना, बीचों बीच से आपके बिहार को दो भागों में बांटती है गंगा नदी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। बात करेंगे इसके कुछ अन्य सीमाओं की और राज्य विस्तार की, तो सारे पॉइंट्स देखते चलिए। जैसे कि भौगोलिक सीमाएं एन 34 जो है, उत्तर में आपका नेपाल स्टार्टिंग में हमने बताया, पश्चिम पूर्व में जो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में आपका झारखंड देखने को मिलेगा। ये इसकी भौगोलिक सीमाएं हैं। राज्य का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई आपका 362 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो है अधिकतम चौड़ाई आपका इतना 483 किलोमीटर, ठीक है। तो पूर्व से पश्चिम जो आपकी चौड़ाई 483 किलोमीटर, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहते हो। दोनों पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछता है, ठीक है। अधिकतम ये लंबाई और चौड़ाई दोनों आप ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक रूप से अगर बिहार का विभाजन की बात करेंगे, तो प्राकृतिक रूप से बिहार को जो है 3 स्पष्ट इकाइयों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी श्रेणी है, एक तो शिवालिक श्रेणी का जो है आपका तराई क्षेत्र, उत्तरी गंगा का मैदान, और दक्षिणी गंगा का मैदान। यानी जो आपका बिहार है, बिहार की अगर हम बात करेंगे तो बिहार जो आप देते हैं, ठीक है, तो इसमें जो है आपका 3 रीजन, एक तो आपका जो है क्या पड़ता है, शिवालिक वाला तराई रीजन आपका पड़ेगा इधर का, ठीक है। उसके बाद से आपका बीचों बीच से गंगा नदी जब डिवाइड करेगी तो एक रीजन ये गंगा का दक्षिण भाग, और गंगा का आपका जो है उत्तरी भाग, ये दो आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साथियों जलवायु की। पूरे ध्यान से इस पूरे क्लास को कीजिएगा, पेशेंस के साथ कीजिएगा। करने के बाद से क्लास को आपको इस तरह के प्रश्न जो है इस वाले पोर्शन से, बिहार स्पेशल के जो पोर्शन है, जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, प्रश्न गलत नहीं होंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्लास में कवर अप हो जाएंगे। जलवायु की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो गर्मियों की मानसूनी हवाएं हैं, उत्तर पूर्वी बिहार में पर्याप्त वर्षा करती हैं, तथा दक्षिण और पश्चिमी भागों में कम वर्षा होती है। जो उत्तरी बिहार की जलवायु है वो सम है, और दक्षिणी भागों में अधिक गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक तापमान की अगर हम बात करेंगे तो बिहार का जो औसत उच्चतम तापमान है वो लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है गया का है, ठीक है। तो सर्वाधिक आपका तापमान कहाँ पे आपको मिलता है, तो गया में आपको ये मिलता है बिहार राज्य में। सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो देखिएगा सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो आपका किशनगंज है, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, एक प्रश्न ऐसे पूछेगा आपसे, तो कौन सा हो जाएगा, आपका किशनगंज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य पॉइंट्स। कृषि योग्य जो भूमि है लगभग 56.3 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर की पूरी भूमि है। और बाढ़ जो प्रवण क्षेत्र है, यानी बाढ़ से प्रभावित जो इलाका है, वो बिहार की एग्जैक्ट ये डेटा आपको देखने को मिला कितने वर्ग किलोमीटर,
लेकिन अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो बिहार की जो कुल भूमि है उसमें अगर देखें लगभग 73.6% आपका बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ठीक है, तो बिहार में बाढ़ की भी समस्या बहुत रहती है, और उसमें कितना प्रतिशत है ये प्रतिशत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है वन क्षेत्र की बात करें, कितना फॉरेस्ट रीजन है आपका, तो लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैला हुआ है, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.65% आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख अभ्यारण्य की बात करेंगे, एक प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, प्रमुख अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य आपका चंपारण में, गौतम बुद्ध नगर अभ्यारण्य आपका मिलेगा आपका राजगीर में। ठीक है, जो आपका परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य है अररिया, उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट कांवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय है ना, ये कांवर झील आपका एकमात्र वेटलैंड्स जो आपका बिहार में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कह लें कटिहार में आपका, और कुशेश्वर जो है अभ्यारण्य आपका दरभंगा। ये सारे के सारे प्रमुख अभ्यारण्य हैं। इतना अगर आप तैयार रखते हैं तो परीक्षा में आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिल जाए। बात करेंगे साथियों कि अपने बिहार राज्य की जो है प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देख लीजिए, गंगा सबसे पहले नदी, फिर कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फाल्गु, गंडक है ना, घाघरा, कर्मनशा आदि, ये सारी नदियाँ हैं। नदियों को एक बार हम आपको मैप के माध्यम से दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो नदियों की हम बात कर रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ आप एक बार यहाँ देख लीजिए। कई तरीके से प्रश्न यहाँ बनता है, कई बार इनका क्रम पूछता है। ठीक है, आपका इधर से अरेंज करने के लिए क्रम पूछ लेता है, पूछता है उत्तरी नदियाँ दक्षिणी नदी में और कहाँ से किस तरीके से इंटर करता है। गंगा रिवर की आप बात करेंगे तो देखिएगा, गंगा रिवर आपका ये वाला जो मोस्ट ब्लू है ये आपका गंगा रिवर का फ्लो है ना, बिहार को दो भागों में बांटता हुआ। सबसे ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ एक तरफ आपका घाघरा है, ठीक है, उसके बाद से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ये सारी नदियाँ आपके पश्चिम मतलब उत्तरी साइड में है, उत्तर से आके आपके गंगा में मिलती हैं। इनका क्रम याद रखिएगा कि किस तरीके से इनका क्रम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नीचे से कौन कौन नदियाँ आप कहें दक्षिण भाग में बिहार के गंगा, बिहार के साइड से दक्षिण से, तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कर्मनशा नदी, सोन है, ठीक है, पुनपुन है, फाल्गु है, और क्यूल है, और अजय नदी है। इतनी सारी नदियाँ जो हैं आपके इसमें आके बिहार में मिलती हैं। तो एक तरह से बिहार को अगर आप देखें पूरी तरीके से क्या है, नदियों से एकदम घिरा हुआ, नदियों का जाल फैला हुआ है आपके अपने बिहार में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रमुख नदियाँ हमने देख लिया कौन कौन सी नदियाँ थी। अब प्रमुख खाद्यान्न फसलें देखिए बिहार का, धान, गेहूँ, मक्का, ठीक है, जौ, चना, ये सब जो है आपके बिहार की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख नकदी फसलों में आपका गन्ना, तंबाकू, आलू, पटसन, ये सब क्या है आपके प्रमुख नकदी फसलें हैं। सिंचाई की अगर हम बात करेंगे साथियों अपने बिहार में, तो किस तरीके से राज्य में सिंचाई की जो विभिन्न साधन हैं वो लगभग आपका 102.50 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, औरंगाबाद आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपने आपको बताया किशनगंज आपको बताया। ठीक है, सबसे गर्म जिला आपका गया, अभी हमने ऊपर आपको बताया कि गया सबसे गर्म जिला है। बात करेंगे जी अपने राज्य में सर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा लगभग 3734 जो है, ठीक है, 3734 किलोमीटर के आसपास ये आपकी ये इसमें क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है। प्रमुख पर्यटन स्थल की अगर हम बात करेंगे अपने बिहार में कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो उन स्थलों को देख लीजिए। बोध गया है, राजगीर आपका गया, नालंदा वैशाली है, सीतामढ़ी है ना, पावापुरी, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी, ये कुछ जो यहाँ पे क्या है, यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है। बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख धर्म है, तो आपका हिंदू धर्म आपका सबसे ज़्यादा है लगभग 83% के आसपास। उसके बाद से मुस्लिम पॉपुलेशन 16.5 आसपास, ईसाई, फिर सिख, फिर जैन, फिर बाकी अन्य में आते हैं। ठीक है, प्रमुख पर्व और त्यौहार की अगर हम बात करेंगे अपने बिहार राज्य की, तो दीपावली, छठ, होली। छठ आपका जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार राज्य के लिए सबसे प्रिय पर्व आप देखते हैं छठ, सबसे धूमधाम से मनाया जाने वाला। बाकी अन्य जो सरस्वती पूजा, महावीर जयंती, रक्षाबंधन, बाकी अन्य जो ये सब त्यौहार जो आपके देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट के रूप में ये आपको याद रखना है, फैक्ट के रूप में जो डेटा है याद रखना है। जैसे राज्य की विधायिका आपका द्विसदनात्मक विधायिका है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपके 243 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विधान परिषद जो है वहाँ की संख्या कितनी है, 75 है। लोकसभा में अगर आप देखें तो बिहार का प्रतिनिधित्व कितना है, ठीक है, 40 के सीटें हैं आपके लोकसभा का प्रतिनिधित्व जो बिहार से
और राज्यसभा में अपने बिहार का प्रतिनिधित्व 16 सीटों के साथ आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे कुछ बिहार के विभाजन से रिलेटेड, तो बंगाल से आपका बिहार जो है कब अलग होता है, तो 1 अप्रैल 1912 को आपका अलग होता है। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया, बिहार से उड़ीसा को तो 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया। पहले जो है आपका पूरा पूरा ये बंगाल प्रांत था, बंगाल से आपको अलग करके बिहार बनाया गया। फिर जो बिहार से आपको अलग करके उड़ीसा बनाया गया, फिर बचे कुचे बिहार से आपको अलग करके क्या बनाया गया, झारखंड बनाया गया। तो इस तरीके से कई बार ब्रेक थ्रू हुआ है ना। ये सारे के सारे डिवीजन आपको याद रखने हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। ये डेट के साथ आप याद रखिएगा, 3 जो डेट बता रहे हैं अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों डेट। ध्यान से देखिएगा परीक्षा में आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा है उसी प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बंगाल से बिहार का अलग होना, उसके बाद जब बिहार अलग हो जाता है 1912 में, तो फिर बिहार से आपका अलग हो रहा है क्या, उड़ीसा, फिर बिहार से अलग हो रहा है झारखंड। एक 1936 में, एक सन 2000 में। तीनों डेट इतना इंपॉर्टेंट है कि एकदम आपको रटा होना चाहिए ये तीनों के तीनों डेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात करेंगे राज्य दिवस की, तो आप जो है ये 22 मार्च को मनाया था, स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया आपको देखने को मिलेगा, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल जो है 2013 से उसको किया गया। और राजभाषा में देखेंगे सबसे पहले हिंदी है और द्वितीय भाषा आपकी उर्दू है, तो राजभाषा भी आपको ध्यान रखना है। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं बहुत ही कम समय में, और सारे के सारे क्लिप्स जो निचोड़ कह लीजिए क्लास का वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इतना करने के बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाइए, कोई भी क्लास कीजिए, आपको देखेंगे प्रश्न आपसे बन रहे होंगे। सारे के सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए। बात करेंगे कुछ अन्य जो फैक्ट्स के रूप में है, तो बिहार राज्य में देखें जिलों की संख्या आपके 38 जिले हैं, पूरे के पूरे 38 जिले। प्रमंडलों की संख्या इसमें 9 है, अनुमंडलों की संख्या 101 है, और प्रखंडों की संख्या आपके 533 है। बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से कुछ अन्य जिले जो छोटे बड़े आते हैं उनको देख लीजिए एक बार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपने बिहार राज्य का जो जिला है वो आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना हो जाएगा, ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जिला दोनों में बात की गई है, लेकिन एक जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे, जरा कमेंट करके बताइए, हमने अभी आपको बताया भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार राज्य का सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा आपका जिला कौन सा है, कमेंट करके ये बात बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये बात पता है। उच्च न्यायालय की अगर बात करेंगे अपने वो बिहार राज्य के उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय आपका हो जाएगा स्थापना 1916। डेट भी याद रखिएगा, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा हुआ है, तो पटना उच्च न्यायालय स्थापना 1916 में। प्रमुख उद्योग की अगर बात करेंगे अपने बिहार में, तो सूती वस्त्र, जूट इंजीनियरिंग, लकड़ी, चीनी उर्वरक, ठीक है, कांच, चमड़ा, ये सब चीज़ें आपके क्या है प्रमुख उद्योग में आ जाएंगे। प्रमुख खनिज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, खनिज वाला जो है, ठीक है, खनिज वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या खनिज है बिहार में, सबसे ज़्यादा अभ्रक है, फिर चूना पत्थर, ठीक है, अभ्रक, चूना पत्थर, गंधक, डोलोमाइट, है ना, एस्बेस्टोस, सिलिकॉन, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। चूना पत्थर जो है सबसे अधिकता में मिलता है, ठीक है, अभ्रक भी है कुछ मात्रा में। सोना आपका एक ही जगह आपको देखने को मिला था, ठीक है, थोड़ा सा वो भी जमुई में, तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। प्रमुख हवाई अड्डे की अगर हम बात करेंगे अपने राज्य में, तो देखिएगा पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, रक्सौल, ठीक है, कुछ प्रमुख हवाई अड्डे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक जो है हमने अभी आपको कंप्लीट करा दिया कि बिहार का जो है एक संक्षिप्त परिचय। अभी आपने देख रहा कि क्या है बिहार का एक संक्षिप्त परिचय, एक ओवरव्यू आपको यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद से अब हम आगे बढ़ेंगे, तो देखेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखिएगा बिहार जो है एक प्राचीन इतिहास कंप्लीट, जो बिहार प्राचीन इतिहास में किस तरीके से, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और बाकी क्लास को भी कंप्लीट करेंगे। आइएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम देखेंगे क्या चाहते हैं। तो प्राचीन काल में जो बिहार अपना है, पूरा का पूरा बिहार से रिलेटेड संपूर्ण बिहार कह लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके प्राचीन बिहार से सारे फैक्ट्स के रूप में, पॉइंट्स के रूप में हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। बिहार जो है इतिहास का बहुत ही समृद्ध और प्राचीन रहा है। बिहार का जो इतिहास है ये क्या है, बहुत समृद्ध और प्राचीन है, मतलब बहुत पुराने समय से बिहार आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है अंग महाजनपद बिहार के भागलपुर जनपद में स्थित था। इसकी राजधानी चंपा थी। तो अंग जो महाजनपद आज आप पढ़ते हैं तो आपके कहाँ है, तो आपके बिहार में ही है। और बौद्ध साहित्य में जो है चंपा को तत्काल 6 प्रमुख नगरों में स्वीकार किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है मगध का जो महाजनपद है वो वर्तमान में पटना और गया के जनपदों में स्थित है। इसकी राजधानी राजगृह थी। तो 2 प्रश्न आपको यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। पहला कि अंग महाजनपद की राजधानी
तो ध्यान दीजिएगा चंपा। और ये बिहार के किस जगह में था? तो बिहार के भागलपुर जनपद में ये स्थित था। बात करेंगे मगध जो महाजनपद था, सबसे समृद्ध महाजनपद, वो आपको पटना, उस समय उसकी राजधानी आपके राजगिरी हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे साथी तो देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। बिहार के चिरांद नामक स्थान पर जो है ताम्र पाषाण युगीन की सभ्यता के चिन्ह मिले हैं और यह उत्खनन में काले लाल मृदबाण प्राप्त हुए। चिरांद जो है उसकी सभ्यता लगभग 2000 साल पुरानी है। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व की ये आपको पुरानी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट कह ले उतना आपको ये देखने को मिलेगा। चिरांद आप नाम याद रखिएगा, चिरांद। ठीक है, यहाँ से जो आपके ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि सतपथ ब्राह्मण विदेह माधव व उसके पुरोहित गौतम राहुगढ़ के जो है वो सरस्वती नदी के तट पर आगे बढ़ते हुए बिहार की सदानीरा नदी यानी गंडक नदी, कौन नदी? सदानीरा नदी यानी गंडक नदी के तट पर पहुंचने का विवरण आपको यहाँ से मिलता है। तो किससे? सतपथ ब्राह्मण से आपको देखने को मिलेगा। नाम याद रखिएगा, सदानीरा नदी आपके गंडक नदी को ही कहा जाता है, कि ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है कि सतपथ ब्राह्मण जो है विदेह जनक का उल्लेख सम्राट के रूप में करता है, यानी सतपथ ब्राह्मण से ही आपको पता चलेगा कि विदेह जनक जो है यहाँ पे सम्राट के रूप में थे। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राजे का उल्लेख प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स के रूप में आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पूछा क्या गया है यहाँ पर, तो ध्यान देंगे आपसे जो है यजुर्वेद में सबसे पहली बार जो है क्या कह रहा है, तो आपका विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है वज्जी संघ उत्तरी बिहार में स्थित था, इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। तो वज्जी संघ आपका कहाँ स्थित था? प्रश्न पूछेगा तो बताइएगा उत्तरी बिहार में, इसकी राजधानी आपके वैशाली हुआ करती थी। आगे बढ़ेंगे साथी तो देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है वज्जी जो है 8 गणराज्यों से मिलकर बना था। 8 गणराज्यों में से जो एक जो थे सात्विक जात्रिक थी। ठीक है, और कुंडग्राम में इस जात्रिक गणराज्य के प्रमुख सिद्धार्थ के यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। तो ये भी बिहार के इतिहास को अपने आप में समेटे हुए महावीर का जन्म आपको देखने को मिला। उनकी माता त्रिशला संघ के दूसरे सदस्य लक्ष्मी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं घूम फिर के। महावीर का जन्म कहाँ हुआ, है ना, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, वो किस संघ से थी, तो लिच्छवी जो गणराज्य था उससे क्या संबंध था, किन की बहन थी, तो चेटक की बहन थी। सारे के सारे नाम आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जाता है बिहार की अलग अलग परीक्षाओं में। अगला प्रश्न क्या रहा है पॉइंट के रूप में देखेंगे, कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख जो है राज शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। किसने? तो कौटिल्य ने, महान कौटिल्य ने जो है इसका लिच्छवी राज्य का उल्लेख किस तरीके संघ के रूप में किया है, ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे पूर्वोत्तर बिहार में जो शाक्य गणराज्य है वहाँ पे सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इस गणराज्य की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो कपिलवस्तु, और इसी के समीप लुम्बिनी में गौतम का जन्म होता है। उनके पिता जो शाक्य गण के प्रधान थे, उनकी माता का नाम महामाया था और पिता शुद्धोदन थे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, महात्मा और बुद्ध से रिलेटेड या गौतम बुद्ध से रिलेटेड। आगे बढ़ेंगे प्राचीन में देखेंगे क्या वैदिक साहित्य जो है मगध के लोगों का उल्लेख वाद्य पतित के रूप में करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कीजिएगा कि वैदिक साहित्य में मगध के लोगों को क्या कहा जाता है, तो वाद्य पतित के रूप में ये बात वहाँ पे देखने को मिलती है। ईसा पूर्व में जो 6ठी शताब्दी के पहले जो मगध की बात करेंगे तो बृहदत्त राजवंश, कौन राजवंश? बृहदत्त राजवंश के शासक जो है उल्लेख प्राप्त होता है। और इस काल में जो है आप देखें कि राज्य की राजधानी राजगिरी थी, ग्रीक रच कई बार जगह पे मिलता है। और महाभारत में बृहदत्त के जो पुत्र जरासंध है उनका उल्लेख सम्राट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों में जो है अंग आपका उल्लेख प्राप्त होता है। और हंग महाजनपद जब भी हमने बताया भागलपुर क्षेत्र में स्थित है, इसकी राजधानी चंपा थी। कालांतर में मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और बिहार का दूसरा महाजनपद मगध जो है अभी हमने इसके बारे में बताया, ये बहुत चर्चित था, बहुत पावरफुल था। आधुनिक नालंदा जिले में स्थित, ठीक है, पटना आपका ये पूरा एरिया रखे हुए राजगिरी उस समय इसकी राजधानी थी। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला कह रहा है पॉइंट की ध्यान दीजिएगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपको क्या देखने को मिल रहा है, मगध में जो है हर्यक वंश का राजा स्थापित होता है। इस वंश का राजा बिंबिसार गौतम बुद्ध का समकालीन था और वह जो है भट्टिय का पुत्र था, जो है उसका विरुद्ध था। इसमें श्रोणिक जो था उसके विरुद्ध था। हर्यक वंश आपको याद रखना है और इसका जो राजा बिंबिसार को आपको याद रखना है, बुद्ध के समकालीन था। ये सारे बातें ध्यान रखनी है। इसी वंश में आगे चल के आपको अजातशत्रु देखने को मिलेगा, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बिंबिसार ने कौशल नरेश जो है प्रसेनजीत की बहन बासवी लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री छलनी तथा भद्र राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया था। तो एक तरीके से मैट्रिमोनियल शादी विवाह करके अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार करने का जो है इस तरह का प्रयास जो है आपका बिंबिसार ने किया था। महागोविंद नामक वास्तुकार बिंबिसार के दरबार में था जिससे राजगृह राजधानी का निर्माण किया था। तो ये महागोविंद नाम आपको याद रखना है कि किसके दरबार से ये जो है चिन्हित था या कह लिए सम्मिलित था, तो आपको बिंबिसार ध्यान रखना है। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध चिकित्सक जो है जीवक आपको मिलेगा बिंबिसार के दरबार में, है ना। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जीवक जो है आपका किसके दरबार से संबंधित है, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, कह रहा है बिंबिसार का पुत्र जो अजातशत्रु, अभी हमने इसके बारे में बात कर रहे थे, राजा बनने के पश्चात कौशल नरेश जो प्रसेनजीत है उसको पराजित किया और उसकी पत्नी बाजीरा से विवाह कर लिया। अजातशत्रु को जो है इतिहास में प्रतहंता भी कहा जाता है। इस टाइम में पिता जो बिंबिसार की हत्या करके जो है ये राजा बना था। ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अजातशत्रु जो है प्रसिद्ध मंत्री इसका शुद्धि और संस्कार तथा प्रचंड थे, उसके प्रसिद्ध मंत्री अजातशत्रु के। और बात करेंगे साथियों कि जैन साहित्य जो है अजातशत्रु के भाइयों में हल और बिहल का उल्लेख करता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला कुछ पॉइंट। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा। तो ध्यान दीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अजातशत्रु जो है युद्धास्त्रों में शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का खोज किया था। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे शस्त्र जो है शस्त्र ये कौन प्रयोग करता था, तो आपके अजातशत्रु जो है ये प्रयोग करता था। ठीक है, इससे इसका संबंध है। अजातशत्रु का जो राज्यकाल है आप देखें 491 ईसा पूर्व से 459 ईसा पूर्व तक रहा। और अजातशत्रु के ही शासनकाल में राजगृह में प्रथम बौद्ध जो संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बिहार राज्य की शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें ये प्रश्न न पूछा गया हो और हर बार ये रिपीट भी होता है। तो पहला तो ये प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था, तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। और इससे रिलेटेड अन्य भी और पॉइंट्स हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो चारों के चारों प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हैं उसमें क्या क्या प्रश्न बनेंगी, आगे अभी देखा जाएगा। अगला पॉइंट है अजातशत्रु के उत्तराधिकारी जो उदयभद्र अथवा उदयन कह लीजिए आपका 459 से 443 तक शासन किया ईसा पूर्व तक। महावंश के अनुसार उसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र नगर की अगर स्थापना की बात करें तो उदयन, ठीक है, उदयन या उदयन कई जगह नाम लिखा रहता है, तो पाटलिपुत्र नगर की उसने स्थापना की। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कर रहा है हर्यक वंश के राज्य के अंतिम शासक नागदशक जो है उसको हटाकर शिशुनाग ने जो है अपना राजवंश प्रतिस्थापित किया था। कौन, तो शिशुनाग ने। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, उन सबका आपको वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में पॉइंट रिवीजन करा रहे हैं। इतना करने के बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, शिशुनाग ने जैसे ही वैशाली को अपनी राजधानी बनाई और अवंती राज्य को विजय कर लिया, शिशुनाग क्या किया, वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न आपसे पूछता है कि वैशाली राज्य को जो है अपनी राजधानी किसने बनाया, तो शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट कह रहा है शिशुनाग जो है उत्तराधिकारी कालाशोक था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी है वो कौन था, कालाशोक था। और जो काकवड़ था, ठीक है, क्या था, काकवड़ था, उसके नाम से चर्चित था। और इसने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में आपको देखिए द्वितीय बौद्ध संगीति की आयोजन होती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम हो जाता है, अलग अलग टाइम पे परीक्षा में पूछा जाएगा फिर से कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वैशाली में। किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में ये देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कि शिशुनाग वंश का जो अंत करके महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपने इतिहास नहीं पढ़ा होगा लेकिन बिहार के पर्सपेक्टिव में आपको इतना ही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो है महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की शिशुनाग वंश का अंत करके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, और इस बात की जो है पुराण महापद्मनंद को जो है शूद्र की संतान, जैन साहित्य नाई की संतान तथा वैश्य संतान, कार्टियस नाई और रानी की संतान का उल्लेख करता है। ये सब बाकी चीज़ें आपको किसमें पुराण में और बाकी जगहों पे आपको देखने को मिलता है। किसमें, पुराण में जो है ये सारी चीज़ें किसके बारे में, महापद्मनंद के बारे में इतनी सारी चीज़ों का उल्लेख देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट क्या आ रहा है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह का कह लीजिए। पाली जो ग्रंथ है उसमें महापद्मनंदन को जो है उग्रसेन के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न आपसे पूछेगा कि उग्रसेन के नाम से जो है किसको जाना जाता है, तो महापद्मनंदन को जो है क्या नाम से, उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। ये सारे पॉइंट्स आपको आई होप भी क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है शिशुनाग वंश का जो है अंत, ये हो गया, अभी पढ़ हो गया, दो भी पॉइंट हो गया है। और हम अगले पॉइंट की बात करेंगे कि पुराणों में जो है महापद्मनंद को जो है अखिल छत्रांतकारी, सर्व छत्रांतक और एक जगह वट कहा गया है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, इसके द्वारा कलिंग में एक नहर निर्माण कराए जाने का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जानने के हाथी गुम्फा अभिलेख, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कलिंग में एक नहर का निर्माण कराए जाने का आपको उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि महापद्मनंद का जो है चर्चित मंत्री कौन था, तो कल्पक था। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है ना, इसको ध्यान रखिएगा। महापद्मनंद का मंत्री कौन था, तो ये कल्पक था। साथियों ध्यान दीजिएगा, जो भी लोग इस क्लास को अभी तक आराम से कर रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस तरीके से पूरी क्लास को आपको करने के बाद से, जो क्लास आपको कई महीनों में कंप्लीट कराई थी थोड़ा थोड़ा करके, उसको आपको एक जगह एक क्लास में आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। नंद वंश का अंतिम शासक आपका घनानंद था, जो सिकंदर के समकालीन था। और यूनानी लेखकों ने उसके लिए अग्रमिस और जैनेन्द्र मिस जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कि ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। कौन से? घनानंद के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध नंद सेना को जो सेनापति मिलिंद पन्हो के अनुसार बद्दशाल था, ठीक है। और वैशाली की अगर हम बात करें, अगला पॉइंट, वैशाली और पाटलिपुत्र में अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं, परंतु उन पर जो है अभिलेख नहीं उत्कीर्ण है। लेकिन कहाँ प्राप्त हुए हैं? अशोक के स्तंभ आपको देखने को मिले हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट। बिहार में अशोक के अभिलेख बराबर सासाराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं, और वहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। मेगास्थनीज की बात करेंगे साथियों, ध्यान दीजिएगा। इंडिका के अनुसार मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन में के दायित्व जो है 30 नागरिकों की सभापति, जो 5-5 सदस्यों को 6 समितियों में संगठित की। ध्यान क्या रखना है कि मेगास्थनीज की इंडिका, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज की इंडिका थी। और इसके ये बहुत चर्चित पुस्तक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को जो है पाली प्रोथा कहा है। क्या कहता है? पाली प्रोथा। तो किसने? मेगास्थनीज ने। किसने को कहा है? तो पाटलिपुत्र को। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष पटना के समीप कुंभहार कुंभहार गांव से प्राप्त हुए हैं, और इसे खोजने का श्रेय स्नूपर को जाता है। किसको? स्पूनर को जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। धीरे धीरे करके हम लोग आधे तक पहुंच गए, और पूरी क्लास करने के बाद से अब आपका यहाँ से जो है बिहार के प्राचीन इतिहास और बिहार के जो संक्षिप्त परिचय, यहाँ से प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो देखिएगा, अशोक ने गया के निकट बराबर की जो है पहाड़ियों को सुदामा गुफा का निर्माण कराया। वहाँ पे बराबर की पहाड़ियों में प्रश्न पूछता है कि बराबर की पहाड़ियों में जो है किसने गुफा का निर्माण कराया है, तो अशोक ने गया के निकट यहाँ पे गुफा का निर्माण कराया है। और इसकी बात करें तो ये शासन में जो 12वें वर्ष में करके उसने आजीविकों को प्रदान कर दिया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में 3 गुफाएं आजीविकों को प्रदान की। इनमें चर्चित है गोपी गुफा आपका सबसे चर्चित है। किसने? दशरथ ने जो है नागार्जुन की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे 3 गुफाएं जो है किसको? आजीविकों संप्रदाय प्रदान की थी। अगला पॉइंट कह रहा है कि पाटलिपुत्र से प्राप्त जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं, वो दीदारगंज से प्राप्त हुई हैं। चंबर धारड़ी यक्षिणी की मूर्ति जो है लोक कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो आप पाटलिपुत्र के दीदारगंज से प्राप्त होती है। प्रश्न पूछा जाता है कि दीदारगंज से जो है प्राप्त हुई मूर्तियों का नाम, या फिर कौन सी मूर्तियां प्राप्त हुई, किस काल की हैं, है ना। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि गार्गी संहिता में पुत्र पर यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में हुआ था। तो प्रश्न आपसे पूछता है कि पाटलिपुत्र पर जो है यूनानियों यवनों का आक्रमण कब होता है, तो पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में होता है। और ये बात कहाँ आपको उल्लेख मिलती है, तो गार्गी संहिता में आपको ये बात पता चलती है कि जो है पाटलिपुत्र पर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यहाँ पर आक्रमण यवनों का हुआ था। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कुषाण नरेश जो है कनिष्क ने मगध पर विजय प्राप्त की, और अपने साथ वह बौद्ध विद्वान अश्वघोष को तुरस्कुर ले गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है, महावास्तु जो है नामक बौद्ध ग्रंथ में उल्लेख है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी में राजगिरी में 36 प्रकार के शिल्पी निवास करते थे। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है।
अगला पॉइंट कह रहा है गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। किसके साथ? कुमार देवी के साथ हुआ था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ध्यान दीजिए, परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग के राजा खारवेल जो है अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में पुनः 12वें वर्ष में मगध को पदाक्रांत किया था। तो बात करेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे रिलेटेड है, तो आप देखेंगे कलिंग राजा खारवेल से इसका संबंध है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख है। परीक्षाओं में कई बार यहाँ से प्रश्न आपको पूछा होता मिल जाएगा। अगला पॉइंट है कुषाण वंश के बाद गुप्त शासकों ने पूर्व पाटलिपुत्र में कोटकुल जो है कोटकुल क्षत्रियों ने राज्य किया। चीनी यात्री फाइयान फाइयान कैसा यात्री है, तो चीनी यात्री है। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया है। ये पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। कह रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई। गुप्त राजाओं ने इसे सदस्यों प्राप्त किया प्रदान किया। तो उसमें क्या पॉइंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सुल्तानगंज का जो आज वैद्यनाथ मंदिर है तथा कहलगांव के समीप स्थित गुहाएं हैं, ये कब की निर्मित है, तो गुप्त काल की निर्मित है। तो पॉइंट भी परीक्षा में प्रश्न के रूप में पूछा हुआ है कि जो आज देवीनाथ मंदिर है और कहलगांव के समीप की गुहाएं हैं वो कब की हैं, तो गुप्त काल की निर्मित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नौलागढ़ से जो गुप्त काल की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सुल्तानगंज से गौतम बुद्ध की 2 मीटर ऊंची धातु की मूर्ति प्राप्त हुई है। एक बुद्धि की मूर्ति जो धातु से निर्मित नालंदा से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट कह रहा है गुप्त काल में पाटलिपुत्र मूर्ति कला का प्रमुख केंद्र था। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में भी हुआ था, उसी काल में। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, क्या पूछ रहा है। तो पॉइंट ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र में जो है आपका मूर्ति कला केंद्र बोध गया महाबोधि का निर्माण, जो महाबोधि मंदिर है इसका निर्माण भी आपको गुप्त काल में देखने को मिला था। आगे बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट है कि गुप्त काल में राजगृह में मनियार मठ मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर गुप्त मंदिरों से अलग पहचान रखता है क्योंकि यह सभी मंदिरों की भांति वर्गाकार नहीं अपितु गोलाकार अपितु मंदिर ये निर्मित है। कौन मंदिर? मनियार मठ का मंदिर। ये भी गुप्त काल में निर्मित ही एक मंदिर है। अगला पॉइंट है जो देखेंगे, कह रहा है मौखरी राजवंश ये क्या है, तो इसका जो है आदि स्थान मगध था, बाद में कन्नौज में प्रतिस्थापित हो गया। गया राजमुद्रा बड़वा अभिलेख, ठीक है, बराबर नागार्जुन गुही अभिलेख, अरहा अभिलेख, नालंदा अभिलेख इस तथ्य के प्रमाण देते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि परवर्ती गुप्त राजवंश के अंतिम सम्राट जीवित गुप्त के इतिहास का अभिज्ञान देव बर्मनाक अभिलेख हारा से प्राप्त होता है, ठीक है, और इस अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर कहा गया है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, प्रश्न के रूप में आपसे पूछेगा कि महाराजाधिराज परमेश्वर किसको कहा गया है, तो भी ध्यान रखना है, और परम भट्टारक की उपाधि भी किसको दी गई है ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेनसांग ने 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। उस समय विश्वविद्यालय में लगभग 1510 शिक्षक, 8,500 विद्यार्थी उसमें मौजूद थे। इस विश्वविद्यालय की अपनी मुद्रा थी जिस पर श्री नालंदा महाविहार आर्य जीवित संघ का उसको उत्कीर्ण किया गया था। वर्तमान में आप देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से न्यूज में था, इसको उद्धार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है नए तरीके से। सुमात्रा के आप राजा जो है बलपुत्र देव ने देवपाल जो पाल वंशी शासक की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों को रहने के लिए छात्रावास निर्मित कराया, तो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उदंतपुरी जो है और विक्रमशिला के बौद्ध शिक्षा केंद्र भी कहाँ पे हैं आपके बिहार में। उदंतपुरी विक्रमशिला ये सब बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ पे? बिहार में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है सासाराम में भभुआ के पास मुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण हर्ष के काल में हुआ था, और नालंदा में पीतल की चादरों से खर्च मठ का निर्माण कराया था। प्रश्न आपसे पूछेगा कि जो है मुंडेश्वरी मंदिर आपका कहाँ स्थित है, तो सासाराम में भभुआ के पास ये निर्मित है। किसके काल की है, तो ध्यान रखिएगा हर्ष के काल की ये मंदिर आपको देखने को मिलेगी। अगला पॉइंट, हर्ष की मृत्यु के पश्चात मगध में आदित्य सेन ने पुनः प्रवर्ती गुप्त वंश राज्य की स्थापना करता है। बंगाल के शासक शशांक ने बिहार के विस्तृत क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित किया। उसके नाम के सिक्के और मोहरे नालंदा, रोहतास और गया में प्रमाण के रूप में देखने को मिले हैं। अगला पॉइंट कह रहा है महिपाल प्रथम ने नालंदा में एक मंदिर निर्माण कराया, उसके अभिलेख पुरकिहार से प्राप्त हुए। रामपाल के शासनकाल में मिथिला में जो है कर्नाट वंश राजा स्थापित होता है, तो ये ध्यान देखिए कर्नाट वंश का आपका इसमें
इसके संस्थापक जो है नान्यदेव थे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नान्यदेव कर्नाट वंश के संस्थापक। उसने जो है कर्नाट कुल भूषण की उपाधि धारण की और उसका राज्यकाल 1097 से जो है 1147 ईस्वी तक रहा। इस दौर में वो नेपाल क्षेत्र को विजित भी कर चुका था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कर्नाट वंश का संस्थापक ध्यान रखना है और उसकी उपाधि, ठीक है, वो किस कर्नाट कुल की उपाधि से इसने अपने आप को सुशोभित किया था। अंतिम पाल शासक जो है मदन पाल बिहार क्षेत्र पर अधिकार था। कौन शासक था? मदन पाल था अंतिम पाल शासक। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला कुछ पॉइंट। अभी अंत में जो है हम क्या जो प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं उन सारे बौद्ध संगीतियों को देखेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे देख लीजिए गढ़वाल और पाल से संबंधित, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए। कह रहा है गढ़वाल वंश ने पालों से बिहार के कुछ क्षेत्र को अधिकृत किया और वो जो गोविंद चंद पटना और जयचंद्र ने बोधगया पर अधिकार कर लिया। इसका भी अभिलेखीय प्रमाण आपको देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी में मुंगेर में जो है गोविंद पाल के शासक अभिलेखीय और साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। गया में उस राज्य की पुष्टि के सभी अभिलेख देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है पाल वंश के पतन और गढ़वाल वंश के उत्थान के दौरान बिहार में जो है सामंतीय महत्वाकांक्षाओं का दौर था। 1203 में इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार के लिए सफल आक्रमण के बाद बिहार में तुर्क शासन का प्रारंभ हो जाता है। तो कब से? बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद से यहाँ पर तुर्क शासन प्रारंभ हो जाएगा। सेन वंश के शासन बल्लाल सेन जो है बिहार राज्य में मिथिला क्षेत्र पर स्थापित करता है अपना वो राज्य, और बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन का अधिकार बिहार के भूभाग पर रहता है। 11वीं शताब्दी के मध्य में शूद्रक ने गया में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करता है और उसके स्वतंत्र सत्ता को विनष्ट करके अपने अधीन कर लेता है, किसके? पालों की स्वतंत्रता को करके। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12वीं शताब्दी के मध्य रोहतास क्षेत्र में जो है प्रताप धवल ने खैरल वंश की शासन की स्थापना करता है। अगला पॉइंट कह रहा है पंचोब ताम्रफल अभिलेख दरभंगा क्षेत्र में प्रवर्ती गुप्त वंश शासक की शाखा का उसमें भी प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। और मिदनापुर जो क्षेत्र है मानव वंश के शासक की स्थापना होती है और पाल वंश ये बाद में बेगूसराय मधेपुरा क्षेत्र पर जो है कबीले के रूप में सत्ता स्थापित करते हैं, जो चिरोज कबीले की सत्ता मासनी के क्षेत्र में स्थापित होती है। अब यहाँ से देख लीजिएगा साथियों, जो अभी हम आपसे कह रहे थे कि बौद्ध संगीति के बारे में सारे पॉइंट्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। सारी की सारी बौद्ध सभाएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो प्रथम बौद्ध सभा, ठीक है, उसके बाद से तृतीय चतुर्थ और तृतीय सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो 1 बाय 1 करके सारा देख लेते हैं। पहला कह रहा है आयोजन वर्ष हमने आपको बताया 483। वृद्धि के जो महात्मा बुद्ध थे उनके मृत्यु के उपरांत होती है। आयोजन स्थल सप्तकर्णी गुफा, राजगिरी बिहार, अध्यक्ष महाकश्यप, तत्कालीन शासक अजातशत्रु, और उद्देश्य जो बुद्ध के मुख्य उपदेशों की शुद्धता को बनाए रखना। आनंद द्वारा सूत्र पिटक और कुपाली द्वारा विनय पिटक संघ की रचना का यहाँ पे संकलन देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है द्वितीय बौद्ध सभा। तो आयोजन वर्ष 383 ईसा पूर्व, आयोजन स्थल आपका वैशाली, अध्यक्ष सब्बा कामी के नाम से असाब कामी, तत्कालीन राजा काला अशोक था उस समय, और ये शिशुनाग वंश का था अभी हमने आपको बताया। और उद्देश्य जो है वज्जी भिक्षु तथा उनके विरोधियों के बीच पूरे विवाद को खत्म करना। परिणाम क्या होता है? बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन, कट्टरवादी और अस्थिरवादी तथा थेरवादी इस तरीके के महासंघ का निर्माण होता है। अगला तृतीय बौद्ध सभा क्या है? तृतीय बौद्ध सभा आयोजन वर्ष 247 ईसा पूर्व, आयोजन स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्सा और तत्कालीन शासक अशोक। ठीक है, तो बौद्ध धर्म पर अधिकार करने के विभिन्न तरीके के दावों को सुलझाया गया। परिणाम क्या हुआ? यहाँ पे जो भी विभाजन मत विरोधी थे उनको अंतिम रूप से सही किया गया, ठीक है, और धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। इसमें संकलन की बात करेंगे तभी धम्म पिटक और त्रिपिटक इन सबका संकलन होता है। चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करेंगे तो आयोजन वर्ष आपका प्रथम शताब्दी, आयोजन आपका कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष और तत्कालीन शासक कनिष्क आपका यहाँ पे शासक रहता है। परिणाम क्या होता है? बौद्ध धर्म जो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगति में जो है आपका बौद्ध जो है विभाजन हुआ। विशेष जो है इसमें पाली भाषा का स्थान पर संस्कृत को भी संचालित किया गया और त्रिपिटक पर प्रमाणिक विभाषा शास्त्र की रचना यहाँ पर की गई। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे साथियों, आपका जो प्राचीन बिहार है वो कंप्लीट बिहार तक कंप्लीट हो गया। ठीक है।